नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास पेशकश खबर दोपहर की, जहां करीब आज हम बात करेंगे सियासत से जुड़ी उस खबर की जो सुर्खियों का हिस्सा सुबह से ही बनी हुई है। जी हां, करीब 2100 किलोमीटर के फासले के बीच 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। जहां एक तरफ दिल्ली में एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, तो वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले 23 जून को पटना में 17 पार्टियां विपक्षी एकता की पहली बैठक से ये बैठक कई मायनों में अहम है, क्योंकि पार्टी में फूट के बाद शरद पवार आज सीधे बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। तो आज का दिन सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि 2024 के चुनाव की रणनीति क्या होगी, एनडीए के खिलाफ किस तरीके से विपक्षी पार्टियां अपना प्रदर्शन करेंगी, इसकी रणनीति तैयार होगी। तो जहां एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी एकता अपनी ताकत दिखाती हुई आज नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो वही विपक्षी एकता की बैठक से पहले नेताओं ने क्या कुछ बयान दिए हैं, तो वहीं इन बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलावर होते हुए किस तरीके से टिप्पणी की है, वो भी पहले आपको सुनाते हैं। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today what we discuss, after that the outcome may be the good for the people of this country. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years. And he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जानी है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है, और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संविधान And I think India is under a tremendous assault today, multidimensional, and the country has to be saved in order to change it for the better. ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को
इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। बैठक शुरू होने से पहले जो तमाम विपक्षी दल के दिग्गज नेता है, फिर चाहे वो लालू प्रसाद हो, फिर चाहे वो जयंत चौधरी हो, महबूबा मुफ्ती हो या अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, इन सभी ने साफ तौर पर कहा कि अगर देश को बचाना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है और तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों की आखिर रणनीति क्या है। रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, अगर हम विपक्षी दलों की बैठक की बात करें तो पटना के बाद आज ये बेंगलोर में दूसरी बैठक हो रही है, तो वही आज एनडीए भी दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, जहां एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। विवेक, तो इस बैठक में कितने नए दल हैं और एनडीए के पास फिलहाल कितने दल हैं? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो आज विपक्ष की बैठक का दूसरा दिन है। बेंगलुरु में ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और शाम को 4 बजे विपक्ष जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकी जानकारी मीडिया के साथ साझा करेगा। अगर बात करें तो कुल 26 राजनेता जो है इस बैठक में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस सहित। और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया अगर बात करें तो सबसे बड़े राजनीतिक दल इस विपक्ष के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कोई भी दिलचस्पी नहीं है सत्ता पाने की या प्रधानमंत्री पद की। अब तक देखा गया था कि किस तरह से 2014 या 19 के चुनाव में कांग्रेस बाकायदा पीएम फेस के साथ उतरती थी। राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसके पीएम फेस होते थे या औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की जाती थी, लेकिन तमाम अगर बात करें तो ये जाहिर तौर पर ये निकल के आता था कि राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन इस बार समूचा विपक्ष एकजुट हुआ है। कुल 26 नेता इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं, चाहे बात करें बिहार के आरजेडी, जदयू या फिर बात करें दक्षिण भारत के राजनेताओं की या फिर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी या उसके अलायंस की बात करें, तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था कि रालोद इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि जयंत चौधरी पटना में होने वाले बैठक में शामिल नहीं थे। लेकिन तमाम अटकलों को विराम देते हुए बेंगलुरु वो पहुंचे और विपक्ष की बैठक में पहले दिन शामिल हुए, दूसरे दिन भी शामिल हुए। तो ये स्पष्ट रूप से निकल के आ रहा है कि ये 26 जो नेता है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। और सबसे पहला लेकिन देखिए विवेक, बड़ा सवाल जिसका तर्स बना हुआ है कि आखिर मोदी बनाम कौन? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका भी ऐलान हो जाएगा कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा विपक्ष की तरफ से? देखिए उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि आज नरेंद्र मोदी के मुकाबले किसी एक चेहरे को खड़े करने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें तो ऐसा कहना, इस पर मुहर लगाना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 26 राजनेता इसमें शामिल हैं और कई बड़ी हस्तियां इसमें सम्मिलित भी हो रही हैं। कई दल इसमें आ रहे हैं। अगर बात करें तो झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम है, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं अपने अपने क्षेत्र में। तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो अच्छा खासा प्रदर्शन कर चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार भी अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर बेताब है। जो अटकलें लगाई जा रही थी बिहार से कि नीतीश कुमार को प्रमोट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सपोर्टर, कार्यकर्ता और जदयू के जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो नीतीश कुमार को आगे चल के प्रमोट कर रहे हैं। आज खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दे दिया है कि कांग्रेस कोई ऐसा चेहरा नहीं अपनी पार्टी से देगी। उससे साफ तौर पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर कांग्रेस की दिलचस्पी नहीं है, सत्ता में पहले नंबर पर काबिज रहने की कोई दिलचस्पी नहीं है। और साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर, जो अलग अलग मुद्दे पे हमारे मतभेद है उनको भुलाकर एक साथ आना जरूरी है, तभी इस आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक बड़ी पार्टी बढ़ के उभर पाएगी। तमाम ऐसे लेकिन देखिए विवेक, 2019 की अगर हम बात करें तो चुनाव आते आते जिस तरीके से विपक्षी एकता अपनी एकता की बात करती थी, ताकत दिखाती थी, वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तितर बितर हो गई थी। इस बार क्या लगता है कितना सफल होगा ये महागठबंधन, जिसको लेकर के हर एक विपक्षी दल का नेता सीना ठोकता हुआ कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनडीए को मिलकर हराएगा ये विपक्षी दल?
देखिए, अगर बात की जाए तो 2019 का सिनेरियो अलग था, 2024 का सिनेरियो अलग है, राजनीतिक समीकरण अलग है। सहयोगियों की तलाश अगर बात करें तो विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है। देखा जाए अगर जो विपक्षी दलों के नेता और जो पार्टियां एकत्रित हुई हैं, वो लगभग 180 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ती हैं। अगर वो 180 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ती हैं तो ये साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि एनडीए जिसका लीड जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसे वो बहुमत से दूर करने का प्रयास करेंगे। तमाम ऐसे नेता हैं जिनके राजनीतिक बयान आते रहते हैं और इन राजनीतिक बयानों में साफ तौर पे कहा गया है कि 250 से 200 से कम सीटों में एनडीए को रोक दिया जाएगा। ये सभी विपक्ष के जो नेता हैं वो कुल 180 सीटों पे अपने चुनावी अभियान को थामे हुए हैं और बिहार से लेकर साउथ तक अगर देखा जाए तो मजबूती से लड़ने को भी बेकरार है। इसकी काट में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चिराग पासवान को अपने पास बुलाया, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को अपने पास बुलाया, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को अपने पास बुलाया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने सेंधमारी की और समाजवादी पार्टी के एक मजबूत नेता जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में अलग होकर समाजवादी पार्टी के पास गए थे, पूर्वांचल में जहाँ अच्छा खासा नाम है, और 18 से 20 जिलों में अपना प्रभुत्व रखते हैं दारा सिंह चौहान, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बात करें तो ओम प्रकाश पासवान जो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की चुनावी अभियान में उतर चुके हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी एक एक काट को साध रही है, वहीं विपक्ष बड़े मजबूती से मुखर होके बैठक कर रहा है बेंगलुरु में। तमाम ऐसे मुद्दे इस पर चर्चा हो रही है। साफ तौर पे ये कहना है कि जो आपसी मुद्दे हैं हमारे, उनको अभी भुला के, अपने मतभेदों को भुला के सबसे पहला प्रायोरिटी पे ये रखना होगा कि केंद्र की सरकार से इस बार एनडीए को हटाना होगा। बिल्कुल, यानी कि विवेक, फिलहाल आज ये जो विपक्षी दलों की बैठक है, इसका मेन मुद्दा यही है कि आपसी मतभेदों को पहले खत्म किया जाए। जो पहले मीटिंग के दौरान मतभेद कायम रहे थे, उसको फिलहाल खत्म करना इस मीटिंग का उद्देश्य है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो गई है। वही 26 दल ऐसे हैं जो फिलहाल इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो वही 38 वर्सेस 26 का आज ये आंकड़ा है जो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आज आगामी लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति तैयार हो जाएगी। वोट के साथ जो सीट शेयरिंग है उस पर भी आज बात होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोदी बना विपक्ष का बड़ा चेहरा वो कौन होगा जिस चेहरे पर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो जहां एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दल अपनी ताकत दिखा रही है, जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, तो वही दिल्ली देश की राजधानी जहां पर आज एनडीए अपनी बैठक करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, बैठकों का दौर जारी है और लगातार चुनाव से पहले रणनीति भी तैयार की जा रही है। भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अश्विनी जी, बेंगलोर में जो विपक्ष की बैठक है उसकी तो शुरुआत हो चुकी है और तमाम विपक्षी दल अब यही मिलकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए विपक्ष एक साथ आ चुका है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं फिलहाल? देखिए, ये तो विपक्ष का कहना रहेगा ही रहेगा भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सबके नाक में नकेल डाल रखा है। भ्रष्टाचार रूपी दैत्य इनके सर पर सवार है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको नेस्तनाबूद करने के लिए नकेल डालकर खड़े हैं। भ्रष्टाचार इनका शगल है। भ्रष्टाचार के मारे ये सारे जो जितने हैं बेचारे सब एक हो रहे हैं और आज भ्रष्टाचार ही इनका वो है। चाहे आम आदमी पार्टी देख लीजिए, चाहे लालू यादव की पार्टी देख लीजिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला जी को देख लीजिए, ये सारे भ्रष्टाचारी एक होकर एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराएंगे तो किसको हराएंगे। लेकिन देश की जनता जान रही है कि इनके इस कहने का क्या मतलब है, ये क्यों कह रहे हैं। विश्वसनीयता अब नहीं रही, न कांग्रेस की रही न किसी दल की रही। आज विश्वसनीयता है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, देश की जनता के बीच में। ठीक है, देखिए अश्विनी जी, आज दिल्ली में एनडीए की महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होनी है जिसमें तकरीबन 38 दल ऐसे हैं जो शामिल होंगे। तो क्या माना जाए कि आज जिस तरीके से एनडीए बैठक कर रही है ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही है। आपको इसके लिए मई में जाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक लिया अपने पार्टी का तो उन्होंने कहा कि एनडीए बने हुए
लगभग 25 साल हो गए, और कोई ऐसा दल बता दीजिए कि जो एनडीए के इतना चला हो। तो हमें अपने साथियों को जोड़कर और कुनबा बढ़ाना होगा। तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है एनडीए। अब बताइए, यूपीए तो गंगा जमुना सरस्वती जैसे संगम में सरस्वती विलीन है, आज यूपीए विलीन हो चुका है, उसका नाम पीडीए हो गया है। तो यूपीए भी बना था 2004 में, सोनिया जी उसकी कन्वीनर थी, और उसके पहले श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ था, और तब से हम लोग अपने साथियों के साथ चल रहे हैं। उसमें कुछ आए भी, कुछ गए भी, आज भी एनडीए चल रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए, जिस तरीके से बीते कुछ चुनावों में कहीं ना कहीं घटक दल किसी न किसी मनमुटाव के चलते भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो क्या अभी उन घटक दलों के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कि एनडीए का दरवाजा खुला हुआ है? देखिए, एनडीए की बात नहीं है, ये राजनीति और लोकतांत्रिक तरीके की बात है। गठबंधन की राजनीति है। हमसे हो सकता है कि कुछ दल रुष्ट होकर हमारा एनडीए छोड़ चुके हों, वो फिर से अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि राजनीति ही ऐसी चीज है जिसमें संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आज हम 38 दल है, हो सकता है कि कल जो और है वो 40 हो जाए, 42 हो जाए। ये देखा जाएगा कि अपने साथियों को सहेज कर चलने का मादा किसके पास है। हमारे पास 303 सीट है मुस्कान जी, लेकिन उसके बावजूद भी अनुप्रिया जी हमारे साथ मंत्री हैं, पारस जी मंत्री हैं, रामदास अठावले जी मंत्री हैं। तो हम अपने एनडीए को लेकर चल रहे हैं। इन लोगों की तरह जो है एक समझौते की सरकार बनाने की कवायद नहीं है कि अभी कल देखिए अध्यादेश पर आप हमको समर्थन देंगे तो हम यहां आएंगे, कांग्रेस कहती है नहीं देंगे, फिर अचानक मान जाती है। तो ये एक स्वार्थ की राजनीति है। ये जितने दल आए हैं, ये ठगबंधन जो है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के पिलर पर खड़ा हुआ है, जिसका पिलर भ्रष्टाचार के ऊपर खड़ा हुआ है। तो बड़ा ही कमजोर ये गठबंधन है। ठीक है, लेकिन देखिए अश्विनी जी, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि तमाम प्रदेशों के जो बड़े बड़े दल हैं वो आज बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे का रोड मैप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनसे पार पा पाएगी एनडीए? क्योंकि चाहे अगर हम यूपी की बात करें, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, बंगाल की बात करें, तो हर एक प्रदेश का आज दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल है। इन सब से उबर पाने के लिए क्या रणनीति होगी आगे एनडीए की? देखिए, इसमें कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ 3 दल हैं जो शामिल हैं, जिनके एमपी की संख्या दहाई में। जनता दल यूनाइटेड, ममता जी और स्टालिन। चौथे लोगों के पास, 16 दलों के पास तो कोई एमपी भी नहीं है। तो आज जो है ये बड़े बड़े दल, छोटे छोटे दल की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा दिखाने की कोशिश है कि हाँ हम भी हैं। किसी का तो जिले में अस्तित्व है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी बना हुआ है। किसी का 4 उसमें जो है क्या कहते हैं 4 रीजन में है, किसी का एक स्टेट में पूरा नहीं है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। आज कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए 50-52 सांसद हैं उनके। कौन बड़े बड़े दल हैं बताइए? नीतीश जी के नाम पर, नीतीश जी भाजपा के नाम पर भाजपा के साथ जीते थे। उसके बाद शिवसेना के सांसद शिवसेना के साथ नहीं है, एनसीपी के सांसद एनसीपी के साथ नहीं है। आज सभी दल हमारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, लेकिन अश्विनी जी का आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए आज 5 बजे तकरीबन वो समय होगा जब एनडीए लगातार बैठक करती हुई नजर आएगी अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ। ऐसे में आज किस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा होने की उम्मीद है? देखिए, आज एक आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कैसे 300 पार भाजपा जाएगी अपने बदौलत और 100 सीटें हमारे सहयोगी दल जीतेंगे। तो ये इतना सिंपल चीज है कि सबको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी आज जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में यही रोड मैप तय किया जाएगा कि हम 400 सीटों के तक कैसे पहुंचे, उसको पार कैसे करें, जो हमारा एजेंडा है। और जो ये लोग ठगबंधन के लोग हैं, पूरे देश में 9 साल की जो या आने वाले चुनाव के पहले जितना दिन हो जाता है, उतने अच्छे काम कितने हुए, देश हित में कितने काम हुए, लोक कल्याण के कितने काम हुए, ये सारी चीजों को सारे दल मिलकर जनता के बीच में ले जाएंगे और इनका पोल खोलने का काम करेंगे कि जो घोटालों से,
घोटालों तक इनका इतिहास है, इनका पोल खोलने का काम करेंगे। अच्छा अश्विनी जी, आपने ऐसी बात बोल दी कि मुझे एक सवाल जरा पूछना थोड़ा जरूरी लगा। अगर आपके पास समय हो तो मैं वो सवाल पूछ लूं। आपने ये कहा कि 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम ये सभी दल मिलकर एक साथ करेंगे। अगर हम ओम प्रकाश राजभर पर एक नजर डालें तो वो तो लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि पानी पी पी करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे, क्या वाकई में आप उन पे भरोसा जता पा रहे हैं कि वो आपके ही पक्ष में जनता के बीच पहुंचेंगे? क्योंकि वो तो आपकी पार्टी में भी रहते हुए आपके नेताओं के खिलाफ बोलते थे। देखिए, ओम प्रकाश जी थोड़े से एक मुखर वक्ता हैं, उनके मुंह से कुछ चीजें निकल जाती हैं, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी इस बार साथ में लेकर और उनको भी भारतीय जनता पार्टी की चीजें बताई जाएंगी कि जिससे वो इस तरीके से अनर्गल बयान न दें। उनका बयान तो भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल मतलब गठबंधन किए थे तो अखिलेश जी के लिए भी आता था, और वो मैं बता नहीं सकता हूं जिस तरीके से जो भद्दे भद्दे बयान उन्होंने दिए। तो वो उनका एक जो है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद छोड़कर जब उधर चले गए तो इधर के लिए बोलना शुरू किए। अब वो हमारी चीजें बोल रहे हैं। अब देखिए, जब से एनडीए में आए हैं कहीं कोई बयान आया नहीं आया। अब वो जिसके साथ, देखिए वो जिसके साथ रहेंगे वो उसकी बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम सवालों के जवाब हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सवाल सीधे सीधे जनता के थे जो लगातार हम भाजपा के प्रवक्ता से जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए आज का दिन सियासत के लिए काफी अहम हो जाता है, आगे के चुनाव के लिए काफी अहम हो जाता है, लेकिन इन सबसे बड़ी बात जनता के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि जनता को भी ये जानना बेहद जरूरी है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में कौन सी पार्टी उनके विकास के लिए बात कर रही है, ये जनता को पता होना फिलहाल बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से तमाम पार्टियां हमलावर है एनडीए के खिलाफ, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर आगे एनडीए की रणनीति क्या होती है। तो देखिए, बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है और 26 दलों के नेता भी शामिल हुए हैं और बैठकों का दौर जारी है और तकरीबन 4 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक मंच पर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेंगे तमाम विपक्षी दल के दिग्गज नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, ममता बनर्जी हो, महबूबा मुफ्ती हो, या इनके साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता है वो आज एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे और जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगेगा कि 2024 का चुनाव कितना अहम है, इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। तो वहीं विपक्षी दलों की बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि जो विपक्षी दल हैं उनकी दुकान भ्रष्टाचार पर चलती है, घोटालों पर उनकी आवाज बंद हो जाती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में सरेआम हिंसा हुई, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट सबकी जुबान बंद है। विपक्षी दलों की जुटान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हमला है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी तो किसी भी विपक्षी दल ने उस पर कुछ नहीं बोला, कांग्रेस लेफ्ट सबकी जुबान बंद रहती है और ये विपक्षी दलों की बैठक नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की बैठक है। जो विपक्षी दल है उनकी दुकान भ्रष्टाचार की गारंटी है और घोटालों पर उनकी आवाज बंद है। ये बयान तब आता है जब विपक्षी दलों की बैठक होती है और ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाता है। तो देखिए, वही विपक्षी दलों की आज बैठक हो रही है, उसी पर आज बातचीत करने के लिए अनूप हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं जो कि अपना पक्ष रखेंगे। देखिए अनूप जी, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपसे। देखिए अनूप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि विपक्षियों की दुकान तो भ्रष्टाचार की गारंटी है और घोटालों पर उनकी आवाज बंद है, यानी कि आज विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है उसको लेकर पीएम ने कहा कि ये तो भ्रष्टाचारियों की बैठक है। सवाल जवाब आपसे और होंगे, लेकिन पहले इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट का परिचायक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा कितनी अभद्र और कितनी अमर्यादित हो सकती है, इस बात का प्रमाण है। विपक्ष भ्रष्ट है और प्रधानमंत्री जी सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धो करके पाक साफ कर दे रहे हैं। अजीत पवार को जेल भेजने वाले थे, उनको अपनी पार्टी के गठबंधन में शामिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुकुल राय और कुछ नेता थे जो शारदा घोटाले में
अभियुक्त थे उनको भाजपा में शामिल कर लिया, सारी जांचों का कुछ पता नहीं चल रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा जी जब कांग्रेस में थे तो वाटर स्कैम घोटाले के ऊपर बीजेपी ने एक पुस्तिका निकाली थी और उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में बांटी थी, आंदोलन किया था। अब वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी जब पीडीए के गठन से इस बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि मात्र देश के बहुत छोटे भूभाग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक दलों का आधिपत्य है, और अगर ये सारे क्षेत्रीय दल और सारी पार्टियां एक हो गई तो प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि अगले 2024 के लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए अनूप जी, 38 वर्ष से 26 का ये महामुकाबला है जो पूरा देश भर देखने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विपक्षियों की बैठक में कुछ ऐसे नेता या पार्टी भी है जिनके पास लोकसभा की 0 सीटें हैं। उन्होंने इसके लिए हवाला दिया है महबूबा मुफ्ती का कि उनके पास लोकसभा की 0 सीटें हैं। ऐसे में आखिर इस गठबंधन का क्या फायदा होने वाला है? इन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ तो प्रधानमंत्री जी भी सरकार चला चुके हैं जम्मू कश्मीर में। इतनी आपत्ति क्यों है? दरअसल एनडीए से खुद अपने आप में बिखराव का शिकार है, और यही वजह है कि भाजपा इस समय और एनडीए पूरी तरीके से विपक्षी दलों से तोड़ करके लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश में देखिए कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से अलग हो चुकी थी। आज भाजपा के लोग वहां मत्था टेक रहे हैं। अभी ओपी राजभर जी 2 दिन पहले शामिल किए गए। नहीं, ओपी राजभर जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या बयान दिए थे आप जानते हैं। इनको देश का सबसे बड़ा झूठा कहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बयान ओपी राजभर जी के थे। उनको भी प्रधानमंत्री जी शामिल कर रहे हैं। अजीत पवार जी को आपने अपने गठबंधन में ले लिया। तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 0 सीट वाली लोकसभा सीटें हैं, तो हो सकता है कभी किसी पार्टी के पास कोई सीट ना हो लोकसभा में, लेकिन अगर आप एनडीए का भी इतिहास देखेंगे तो बहुत से दल उन्होंने ऐसे जोड़े हैं जो लगभग बहुत सीमित क्षेत्रों में प्रभाव रखते थे। तो ये हमारी परेशानी है। इसमें प्रधानमंत्री जी इतना चिंतित क्यों? उनको तो अपनी सरकार के विकास काम बताने चाहिए। उनकी सरकार ने देश के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया वो बताना चाहिए। टमाटर की कीमतें 300 रुपए किलो तो क्यों चली गई ये बताना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि मणिपुर 2 महीने से ज्यादा हो गए, वहां पर 2 जनजातियां आपस में दुश्मनी के स्तर पे पहुंच गई हैं और पुलिस तक विभाजित हो गई जातियों के आधार पे। भाजपा की सरकार है, इस पर प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे, बड़ा ढोल पीटा गया उसका। फ्रांस के अखबार ला मोंडे ने प्रधानमंत्री जी को देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजनकारी प्रधानमंत्री कहा, संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति कहा, देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला कहा। इसके ऊपर भाजपा को सफाई देनी चाहिए। लेकिन देखिए खैर अनूप जी, ये बयान तो राहुल गांधी भी जब विदेश में देकर आते हैं तो वाकई में ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है भारत पे, चूंकि ऐसे बयानों से उनको भी बचना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन देखिए अब एक सवाल आपसे और पूछना अहम हो जाता है कि अगर हम 2019 पर नजर डालें तो विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाया था, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बार सामंजस्य बिठाने के लिए आखिर विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? कि लगातार बैठकें हो रही हैं, आप भी जानती हैं, और इसलिए आपने चर्चा आयोजित की है। और प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट ये बता रही है, और भाजपा जिस तरीके से जिस भाषा का प्रयोग कर रही है विपक्षी गठबंधन के लिए, वो अब बता रहा है कि भाजपा इससे कितनी आशंकित है और कितनी परेशान है। तो लगातार विपक्षी दलों के सारे वरिष्ठ नेता, जिम्मेदार नेता इस प्रयास में है कि एक ऐसा व्यापक गठबंधन जो न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम के ऊपर आधारित हो वो बने, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के विकास को, इस देश के बेरोजगारों की पीड़ा को, इस देश में महंगाई से गरीबों को जो समस्या हो रही है उन सवालों को, चीन की तरफ से भारत की सीमाओं की जो असुरक्षा है उस सवाल को, मणिपुर जैसे प्रांत जो जल रहे हैं उनके बारे में उन सवालों को, और तमाम ऐसे संवेदनशील सवालों को जो जनता के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं उनको जिस तरीके से उपेक्षित किया है उसके बारे में बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास सिर्फ एक काम है कि भ्रष्टाचारी की माला जपो,
और जब वो भ्रष्टाचारी तुम्हारे तरफ आने लगे तो उसको पाक साफ बता दो, उसको अपनी ड्राई क्लीनिंग मशीन से सर्टिफिकेट लगा दो। लेकिन देखिए अनूप जी, एनडीए का तो चेहरा कहीं ना कहीं क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही एनडीए आगामी चुनाव लड़ेगा। विपक्षी दलों का आखिर चेहरा कौन होगा? कि जैसे सारे सवाल तय हो रहे हैं, ये सवाल भी तय होगा, लेकिन कब तय होंगे? देखिए अनूप जी, लोकसभा चुनाव में समय बहुत कम बचा है। अगर बैठकों का ही दौर जारी रहेगा, एक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरी बात सुन ले जी, मेरी बात सुन ले। अभी लगभग 7 से 8 महीने हैं लोकसभा चुनाव, और जो एक व्यापक पीडीए का गठबंधन तैयार होगा, उसके जो सदस्य चुन करके आएंगे, ये तो लोकतांत्रिक परंपरा भी है कि चुने हुए सदस्य अपना नेता चुनते हैं। दरअसल भाजपा देश की राजनीति को व्यक्तिवाद की तरफ ले जाना चाहती है, और ये व्यक्तिवाद जो है, ये कहीं ना कहीं तानाशाही की विचारधारा को पोषित और पल्वित करने वाला विचार होता। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके आदर्श हिटलर और मुसोलिनी रहे हैं, वो लगातार ये चाहती है कि एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन विपक्ष व्यक्ति के चेहरे पर नहीं, कार्यक्रम के आधार पर भाजपा सरकार की असफलताओं के सवाल पर भाजपा सरकार ने देश के प्रति जो असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, उन सवालों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहता। और वो जनता फैसला कर देगी। इस देश की जनता की समझदारी में कोई कमी नहीं है। वक्ती तौर पे सांप्रदायिक सवालों को उठा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, भावुकतावादी विचारों को बढ़ा करके, समाज को बांट करके सत्ता जरूर पाई जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद अनूप जी हमारे साथ जुड़ते हुए और विपक्षी दलों की बैठक पर तमाम कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, आज शक्ति प्रदर्शन करती हुई एनडीए के साथ ही सभी विपक्षी दल नजर आएंगे। जहां एक तरफ तकरीबन 5 बजे का वो समय होगा जब एनडीए और उसके सभी सहयोगी दल एक बैठक करेंगे, तो वहीं विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। जब एनडीए की बैठक की शुरुआत होगी तो उससे पहले जो विपक्षी दल है वो अपना दमखम दिखा चुकी होगी, क्योंकि तब तक विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी होगी। तो विपक्षी एकजुटता की दूसरी मीटिंग की आज शुरुआत हो चुकी है और 26 दल ऐसे हैं जो इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। बैठकों का दौर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है, साथ ही आज सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन सकती है। फिलहाल इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जो आपसी मनमुटाव है उसे दूर किया जा सके। तो आज विपक्षी दलों की बैठक में जो महत्वपूर्ण बात है, जिन पर चर्चा होगी कि आपस का जो मनमुटाव है उसे दूर किया जाए, सीट शेयरिंग किस तरीके से हो इस पर चर्चा हो, और साथ इस गठबंधन का नामकरण क्या होगा, क्योंकि बिना नाम के ये सभी दल कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो इसी धारणा को दूर करने के लिए आज ये कहा जा रहा है कि गठबंधन के इस बैठक में नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल सभी को 4 बजे का इंतजार है जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सीताराम येचुरी के साथ ही जयंत चौधरी और कुछ अन्य नेता इस बैठक में शिरकत कर चुके हैं। बैठकों का दौर जारी है। ये दूसरी बैठक है जब विपक्षी दल चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सहमति बननी फिलहाल बेहद जरूरी है। तो वहीं अब बैठक शुरू हो चुकी है। तो बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में सरेआम हिंसा हुई, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट सबकी जुबान बंद थी। किसी ने इस जो भी चुनाव में हिंसा हुई है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो देखिए, वहीं अंकुर सक्सेना जो कि प्रवक्ता है रालोद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए अंकुर जी, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए अंकुर जी, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि पता नहीं रालोद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है, विपक्षी जो एकता की मुहिम छेड़ी हुई है उसमें जाएगा कि नहीं। इन सभी अटकलों पर आज विराम लगाते हुए जो रालोद के अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो बैठक में शिरकत कर चुके हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर किस तरीके से आपकी पार्टी का रुख है?
देखिए मुस्कान जी, आपके सम्मानित चैनल पर मैंने जब डिबेट में बैठा था तो इस बात पर हमने राष्ट्रीय लोकदल प्रवक्ता की हैसियत से पूर्ण विराम लगाया था और पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो नैसर्गिक गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल उसी के साथ चलेगा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरीके की अफवाह उड़ाई जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है। आम जनमानस के बीच में उनकी लोकप्रियता जो है वो शून्य के करीब पहुंच गई है। तो ऐसी स्थिति में जनता का आम मुद्दों से, जो आम जन सरोकार के मुद्दे हैं, जैसे बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, इन सब स्थानीय मुद्दों से और आम जनमानस के मुद्दों से ध्यान भटकाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके की अफवाहों से बाजार में मार्केट गर्म की जा रही थी और कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विपक्ष में फूट की भाव को जनता के बीच में फैलाया जा रहा था कि विपक्ष के बीच में एकता नहीं है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने पहले ही ये बात कह दी थी कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं वो नैसर्गिक गठबंधन है और हम लोग इसी गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनमानस के बीच जाएंगे। लेकिन देखिए, सीट शेयरिंग पर आज किस तरीके से जयंत चौधरी अपना पक्ष रखेंगे जब विपक्षी दलों की बैठक तो शुरू हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर 2019 में भी पेच फंसा था और विपक्षी दल एक दूसरे से अलग थलग होते हुए नजर आए थे। सीट शेयरिंग का क्या रुख है आपका? देखिए मुस्कान जी, बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, आज की जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की दिशा में एक पहल करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि 2024 में भाजपा नीत आम जनता का जो शोषण हो रहा है उस सरकार को आम जनमानस से त्राहिमाम की स्थिति से मुक्त कराया जा सके। जहां तक सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला है तो आज की मीटिंग सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हो रही है और ये चीज आपके सम्मानित चैनल पर पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है और विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं उनने भी ये बात स्वयं स्पष्ट की है कि आज की मीटिंग सीट शेयरिंग को लेकर ना होकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को डिसाइड करने की दिशा में एक कदम मात्र है। लेकिन अंकुर जी, अभी आपने कहा कि जनता परेशान है, त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, वेस्ट बंगाल का क्या स्थिति है, हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठ के वेस्ट बंगाल की स्थानीय स्थिति का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन एक बात आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से स्पष्ट होती है कि वहां पर जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स गया था उस बल का सदुपयोग क्यों नहीं किया गया। वहां पर सबसे बड़ी कमी तो इस बात की रही कि जब केंद्र की फोर्सेस गई थी तो प्राथमिक जिम्मेदारी भी तो उनके पास बन रही थी कि इलेक्शन को अपने लेवल पर सही से निपट पाए। और अभी आज का मुद्दा वेस्ट बंगाल नहीं है, आज का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग अगर विपक्ष के रूप में 26 दल यूनाइट होकर भारतीय जनता पार्टी से एक त्राहिमाम की स्थिति से इस देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये विपक्षी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के वजह से यूनाइट हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे 38 दलों का एक गठबंधन बनाए हुए? भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में कई ऐसे दल हैं जिन दलों के पास अपने स्वयं का एक विधायक, एक सांसद तक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको एनडीए गठबंधन में शामिल कर रही है। जी, ऐसे ही तो फिर विपक्षी दलों की बैठक में भी 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास सांसद नहीं है। महबूबा मुफ्ती के पास सांसद नहीं है, तेजस्वी यादव के पास सांसद नहीं है। महबूबा मुफ्ती के पास एक राजनीतिक अनुभव है और जो व्यक्ति पिछले 3 साल 4 साल से नजरबंद की स्थिति में है तो अगर उसके राजनीतिक दल में एक भी विधायक या पार्षद या सांसद नहीं है तो इसके लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है उनकी नजरबंदी। लेकिन चिराग पासवान जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन बैनर तले ला रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, तेजस्वी यादव तो नजरबंद नहीं थे, फिर उनके पास भी तो सर सांसद नहीं है। नहीं, सवाल ये तेजस्वी यादव नजरबंद थे या नहीं थे, सांसद नहीं है, लेकिन बिहार में आज की डेट में तेजस्वी यादव के जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आज की डेट में सत्ता में है। लेकिन सवाल ये, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जिसको कहा जा रहा है, चिराग पासवान जी को शामिल कराकर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा तीर मान लिया? इसी तरीके से कुछ और भी राजनीतिक दल हैं जिनकी अभी विधानसभा में मान्यता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में और आज तक भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल में एनडीए का कहीं नाम नहीं सुना गया। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक शगुफा उठाया है, एनडीए और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अब मोदी जी के फेस का क्या हुआ? लेकिन देखिए, ऐसे तो फिर आपके जो विपक्षी दल है उन्होंने भी चुनावी शगुफा उठा दिया। एनडीए अगर हम सुन रहे हैं तो हम विपक्षी एकता भी कुछ ही महीनों से सुन रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल गलत है। विपक्षी एकता जो है, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं विपक्षी एकता का सशक्त नमूना है। आप अगर अदर स्टेट में भी देखेंगे या लोकसभा चुनाव देखेंगे, लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होता है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि हमारा फेस जो मोदी जी का चेहरा है, हम उस चेहरे को इतना सर्व स्वीकार चेहरा है कि हम उसके आधार पे हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में आपने ओम प्रकाश राजभर को लिया, आपने अपना दल को मिला रखा है, आपने निषाद पार्टी को लिया है, आपने महान दल को अपने साथ में लिया है। तो इस तरीके से जब आप छोटे छोटे दल ले रहे हैं तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में किए गए अपने कार्यों पे कतई विश्वास नहीं है। उनके पास जमीनी कार्यकर्ताओं का अभाव है, उनके पास जनसमूह का अभाव है, तभी तो वो दूसरे दल के नेताओं को तोड़ तोड़ कर ला रहे हैं और अपनी राजनीतिक जिसको कह लीजिए राजनीतिक मजबूती करने की दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल टूट के आज भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन में समा रहे हैं, वो ये मान के चले वो एक समुद्र है जिसमें वो गुम हो जाएंगे और आम जनमानस भी ऐसे लोगों को पूछेगा नहीं। अंकुर जी देखिए, चुनाव में अभी आपने जिक्र किया कि 7 से 8 महीने का समय शेष है। मोदी वर्सेस कौन होगा विपक्ष का चेहरा? मोदी वर्सेस से कोई मतलब नहीं है, मोदी वर्सेस गडकरी जी होंगे। कौन होंगे सर? जी 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 जी, आपने क्या बोला, कौन होंगे? मोदी जी वर्सेस नितिन गडकरी होंगे। भारतीय जनता पार्टी भी खुद अंतर विरोधों से जूझ रही है। ये आप ऐलान कर रहे हैं ना कि मोदी वर्सेस जो भी आपने नाम लिया वही है? नितिन गडकरी भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं, वही इस पे मैं सवाल पूछूंगी कि आप ऐलान कर रहे हैं ना, तो कैसे कर रहे हैं, किस नाम पे आप ये ऐलान कर रहे हैं? अंतर विरोध, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोधों से जूझ ले, दिल्ली में ज्वाइनिंग हो जाती है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है किसकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के अंतर विरोधों से पहले जीत ले, उसके बाद वो विपक्ष के नेताओं से सामना कर पाएंगे। देखिए, अंतर विरोधों से तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी अभी तक झेल रही है। यही वजह है कि आज की जो बैठक है, आपने जिक्र किया कि सामंजस्य बिठाने की बैठक है, क्योंकि 2019 में विपक्षी दलों में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल से स्पष्ट कर दूं, विपक्षी दलों में कोई अंतर विरोध नहीं है। अंतर विरोध होता है राजनीतिक दलों के इंटरनल, उसमें भारतीय अगर राष्ट्रीय लोक दल है कोई अंतर विरोध नहीं है, समाजवादी पार्टी है कोई अंतर विरोध नहीं है, बसपा है कोई अंतर विरोध नहीं है, कांग्रेस है कोई अंतर विरोध नहीं है। अंतर विरोध तो तब होता है जब प्रधानमंत्री का आपका एक फेस ना होकर आपके 2 4 5 फेस हो। विपक्ष के पास तो, हमारे लोगों के पास तो ये है कि जब हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे आगे बढ़ेंगे और जनता के बहुमत से हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, तो जो जनता के लिए सर्व स्वीकार चेहरा होगा उसको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, विपक्षी दलों की आज महत्वपूर्ण बैठक है, कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी आज ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वजह है कि तमाम जो पार्टियों के दिग्गज नेता है वो इस वक्त बेंगलुरु में हो रही बैठक में मौजूद हैं और बैठक में चर्चाओं का बाजार जरा गर्म हो चुका है, क्योंकि सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी, क्या 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने दल बैठक में शामिल है क्या उन सभी चेहरे देखने को मिलेंगे, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। और कहीं ना कहीं 4 बजे का वो समय होगा जब ये साफ तौर पर एक पिक्चर साफ हो जाएगी कि जो विपक्षी दल है वो कितने एकजुट हैं, कौन कौन से पार्टियों के नेता विपक्षी एकता के समर्थन में हैं। और ये भी हो सकता है कि आज मोदी वर्सेस कौन, इसका भी ऐलान हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में हर एक फैसले जल्दी तय करने पड़ेंगे ताकि आगे की रणनीति क्या है उसको तय करते हुए विपक्षी दल उस रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।